हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मिडीवियल हिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मराठा एम्पायर के बारे में। मराठा एम्पायर में हम आज डिस्कस करेंगे शिवाजी के बारे में। राइट, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जो रूल था वो था 1674 से लेकर 1680 तक का एज ए किंग, जो इन्होंने रूल करा था महाराष्ट्र पे। राइट, तो अब इनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, इनकी पूरी हिस्ट्री। अब बात करते हैं इनके फादर की। तो जो इनके फादर थे वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे भोंसले क्लैन को, भोंसले क्लैन ऑफ मराठास। क्लैन क्या होता है? क्लैन होता है एक फैमिली लीनिएज, जो एक फैमिली हेरिटेज बोलो या फैमिली लीनिएज बोलो जो चलती है। हमारे जैसे फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो वो आ जाता है क्लैन में। तो ये बिलोंग करते थे भोंसले क्लैन ऑफ मराठास। इनके फादर कौन थे? इनके फादर थे शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले इनके फादर का नाम था, जो कि अहमदनगर के जो निजाम शाही रूलर थे उनके ये मिलिट्री कमांडर थे। जो इनके फादर थे अहमदनगर के निजाम शाही रूलर जो थे, अहमदनगर के निजाम शाही रूलर जो थे उनके मिलिट्री कमांडर थे। मदर का नाम क्या था? मदर का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई मदर का नाम क्या था? मदर का नाम था जीजाबाई इनकी मदर थी। और इनके अर्ली करियर और लाइफ की बात करें तो उन पे इनकी मदर का काफी इन्फ्लुएंस रहा है इनके अर्ली करियर और लाइफ पे। इनकी जो फादर की जगीर थी, जगीर के जो मैनेजर थे, कौन थे मैनेजर? दादाजी कोंडा देव। दादाजी कोंडा देव जो थे उनका भी इनकी लाइफ पे काफी इन्फ्लुएंस रहा है। इसके अलावा जो गुरु रामदास जी थे, कौन थे गुरु रामदास जी? सिखिज्म के 4th गुरु थे गुरु रामदास जी। ये थे इनके स्पिरिचुअल टीचर। गुरु रामदास जी कौन थे? इनके स्पिरिचुअल टीचर रह चुके हैं। गुरु रामदास जी सिखिज्म के 4th गुरु थे। कौन थे गुरु थे? 4th गुरु थे। दादाजी कोंडा देव जो थे, जो इनके फादर की जागीर के मैनेजर थे, उन्होंने इनको सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग भी दी थी। उससे पहले 1646 की अगर हम बात करें, 1646 के अंदर 74 से 80 तक का ये जो टाइम पीरियड है, ये इनका रूल का टाइम पीरियड है एज ए किंग, जो एज ए किंग इन्होंने रूल करा था। उससे पहले इन्होंने जो टेरिटरीज कॉन्कर करी है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1646 के अंदर इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1630 में। कब हुआ था? 1630 में इन द हिल फोर्ट्रेस ऑफ शिवनेर में इनका जन्म हुआ था। 1630 के अंदर, आई थिंक फेब में हुआ था, फेब 1630 में इनका जन्म हुआ था। 1646 के अंदर इन्होंने टोरना फोर्ट जो था उसको कॉन्कर करा, और उसके बाद इन्होंने रायगढ़ एंड प्रतापगढ़ में भी काफी फोर्ट्स वगैरह बनाए हैं। 1647 के अंदर, इसके एक साल बाद, इनको अपनी फादर की पूरी जो जगीर थी उसका फुल चार्ज इनको दे दिया गया 1647 के अंदर। राइट, उसके बाद 1659 की बात करते हैं। 1659 में जो शिवाजी थे, इन्होंने अफजल खान को मार दिया। अफजल खान को इन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से मारा था, किसी वेपन वगैरह से नहीं मारा था। ऐसे नहीं था कि कोई वेपन यूज किया उससे मारा, नहीं। अफजल खान को इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से मारा था। अफजल खान कौन थे? अफजल खान थे जो बीजापुर के सुल्तान थे। कौन थे? अली आदिल शाह। अली आदिल शाह के ये एम्बेसडर थे अफजल खान, जिसको शिवाजी ने मारा था। किससे मारा था? इन अ मीटिंग विद हिज टाइगर पॉज, मतलब अपनी स्ट्रेंथ से मारा था, किसी वेपन से नहीं मारा था। इसके बाद जब इन्होंने अफजल खान को मारा, उसके बाद इनको शिवाजी का इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया था। राइट, अफजल खान को मारने के बाद इनको शिवाजी का इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया गया। उसके बाद अब जो औरंगजेब थे, औरंगजेब भी इसी टाइम पे ही एक्टिव थे। मुगल वाली साइड अगर हम बात करें तो मुगल रूलर जो औरंगजेब थे, उनको लगा कि जो मराठा पावर है साउथ में काफी बढ़ रही है, शिवाजी जो है वो काफी टेरिटरीज कॉन्कर कर रहे हैं, तो काफी पावरफुल रूलर है। तो उनकी जो रूल था, उनको शिवाजी जो थे उनको पुट डाउन करने के लिए जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने डेक्कन में शाइस्ता खान को एज ए गवर्नर वहां पे अपॉइंट कर दिया। शाइस्ता खान को डेक्कन का गवर्नर बना दिया औरंगजेब ने। किसके लिए? शिवाजी की पावर को पुट डाउन करने के लिए। कब?
ये 1660 की बात है, ये 1660 की बात है। 1660 में औरंगजेब ने शिवाजी की पावर को पुट डाउन करने के लिए डेक्कन में इन्होंने शाइस्ता खान को एज ए गवर्नर अपॉइंट कर दिया। उसके बाद जो शिवाजी थे पूना भी हार गए, इसके अलावा और बहुत सारी हार इनको देखने को मिली, लेकिन फाइनली इन्होंने क्या किया कि जो शाइस्ता खान थे, शाइस्ता खान का जो मिलिट्री कैंप था, रात को उसी पे ही अटैक कर दिया और उसके बाद इन्होंने सूरत जो था वो भी अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद अहमदनगर पे भी अटैक करके उन्होंने अपने अंडर ले लिया। अब उसके बाद ये बात है 1660 की। 1660 के बाद आती है बात 1665 की। 1665 में औरंगजेब ने फिर से शिवाजी की पावर को पुट डाउन करने के लिए क्या किया, इन्होंने अंबर में राजा जय सिंह को बना दिया। अंबर के जो राजा थे वो किसको बना दिया, जय सिंह को बना दिया। तो जय सिंह ने क्या किया, जय सिंह ने शिवाजी से जो पुरंदर का किला था, फोर्ट ऑफ पुरंदर जो था वो बिसीज कर लिया, उनसे हथिया लिया, कॉन्कर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कौन सी ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कब साइन हुई थी, 1665 के अंदर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुई थी, 1665 में साइन हुई थी। तो इसमें शिवाजी के सामने कुछ इन्होंने अपनी जो थी डिमांड्स रखी। क्या रखी, इन्होंने शिवाजी को बोला कि जितने भी आपने मुगल फोर्ट्स कॉन्कर करे हैं उनको वो वापस कर देंगे। सेकेंडली, आगरा में इनको मुगल कोर्ट में कुछ टाइम के लिए विजिट करना होगा, वहां पे जाना होगा। इसके अलावा इन्होंने शिवाजी को यह भी बोला कि बीजापुर पे अटैक करने के लिए ये मुगल्स की हेल्प करेंगे, जिसके लिए ये मान भी गए थे एक बार के लिए शिवाजी। अब इन्होंने शिवाजी को बोला था कि ये मुगल कोर्ट को आगरा में विजिट करेंगे, तो इसके लिए शिवाजी पहुंचे आगरा के अंदर विजिट करने के लिए अपने बेटे शांबाजी के साथ। कब पहुंचे थे, 1666 के अंदर। 65 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी, तो उसके बाद 66 में ये पहुंच गए आगरा में विजिट करने के लिए, क्योंकि इनको बोला गया था कि कुछ टाइम के लिए ये मुगल कोर्ट में वहां पे पहुंचेंगे। तो ये अपने बेटे सांबाजी के साथ वहां पे पहुंचे, लेकिन वहां पे इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो जैसे तैसे करके वहां से ये निकले। उसके बाद इन्होंने जितने भी मुगल्स के जो फोर्ट्स थे वापस करे थे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अकॉर्डिंग, वो इन्होंने फिर से कॉन्कर कर लिए, फिर से उनको इन्होंने सरेंडर कर लिया। और उसके बाद बैटल ऑफ सलहेर हुई थी 1672 के अंदर। 1672 में जब बैटल ऑफ सलहेर हुई तो उस टाइम पे इन्होंने मुगल फोर्सेस को फिर से हरा दिया और फाइनली 1674 के अंदर ये बन जाते हैं एज अ किंग। कहां पे, रायगढ़ के अंदर। और उसके बाद इनको ये टाइटल दिया गया था छत्रपति का। छत्रपति का टाइटल भी दिया गया और एक और टाइटल दिया गया था हिंदवा धर्मोधरक। हिंदवा धर्मोधरक मतलब प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। इनको हिंदुइज्म के प्रोटेक्टर माना गया है हिस्ट्री में। तो उसके बाद ये बने थे महाराष्ट्र के सोवरन रूलर 1674 में। कब तक, टिल 1680। 1680 में फिर इनकी डेथ हो जाती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनकी जो टेरिटरीज थी, इनको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था और हर एक प्रोविंस के अपने वाइस रॉय थे। प्रोविंसेस को आगे फिर इन्होंने प्रांट्स में डिवाइड कर दिया। प्रांट्स को फिर आगे परगनास और टर्फ्स जिसको बोलते हैं उसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया और उसके बाद परगनास को फाइनली विलेज में डिवाइड किया। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था दैट इज विलेज। और विलेज का जो हेड होता था वो कौन था, हेडमैन, या उसको पटेल भी बोलते थे, राइट। और जो शिवाजी थे, शिवाजी की हेल्प के लिए इनके 8 मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनको क्या बोलते थे, अष्टप्रधान। 8 मिनिस्टर्स को क्या बोलते थे, अष्टप्रधान। अब ये जो अष्टप्रधान थे, दे आर नॉट लाइक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे ना, ये इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल थे। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं थी। हर एक मिनिस्टर जो था वो इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल था, राइट। अब इन्होंने जो जितने भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे वो किसके अकॉर्डिंग करे थे, किसकी गाइडेंस पे करे थे, वो करे थे इन्होंने अहमदनगर के जो मलिक अंबर थे उनकी गाइडेंस के बेसिस पे इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किए थे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स की।
अब इनके टाइम पे भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। अब जो लैंड रेवेन्यू होता था वो मेजरमेंट पे बेस्ड होता था कि जितनी लैंड है उसके बेसिस पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और मेजरमेंट का यूनिट क्या था, वो था काठी। अंबर से लिया गया था ये मेजरमेंट का यूनिट, दैट इज काठी। अब दो तरह के यहाँ पे टैक्स लगाए जाते थे, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुख। चौथ क्या होता था, चौथ होता था कि जो मराठास है वो 1/4 लैंड रेवेन्यू इनको पे करेंगे। कितना, 1/4 इनको पे करना पड़ता था चौथ के अंदर। सरदेशमुखी में ये एडिशनली 10% अलग से टैक्स लगाया जाता था। 10% बोलो या 1/10 बोलो। तो ये किन पे लगाया जाता था सरदेशमुखी टैक्स, ये लगाया जाता था उन पे जो टेरिटरी किसी टाइम पे मुगल एम्पायर का पार्ट थी, तो उन लोगों पे टैक्स लगाया जाता था, या फिर उन लोगों पे टैक्स लगाया जाता था जो कि ये क्लेम करते थे कि इनका पहले हेरिडिटरी राइट यहाँ पे रह चुका है, तो उन लोगों से ये सरदेशमुखी टैक्स लिया जाता था। राइट, तो ये दो तरह के टैक्स थे जो उस टाइम पे लगाए जाते थे। ओके, so that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.